इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। नाउ दिस इज पेज नंबर 1, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, अभी ना प्रोग्रेसिव वेव मतलब समझ गया ना, नाम से समझ में आ रहा। प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव मतलब वेव एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ जा रही है या एनर्जी आगे बढ़ रही है, ठीक है, एनर्जी आगे बढ़ रही है, या फिर वेव एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे जा रही है, या फिर जो डिस्टरबेंस है वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। एंड इसको समझने के लिए सपोज हमने ये एक स्ट्रिंग लिए, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव हम लोग पढ़ने वाले बेटा 1D वाली। 1D मतलब समझ गए, 1 डायमेंशनल के लिए, 2 डायमेंशनल के लिए नहीं, 1 डायमेंशनल के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 1 डायमेंशनल वेव हम लोग पढ़ने वाले। ये एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में मान लो यहाँ पर से हमने जर्क दिया इस तरह से, इसके कारण यहाँ पे एक पल्स जनरेट हुई, दिस इज वेव पल्स। इसकी स्पीड इस साइड पे भी है, इसको मैंने एक्स डायरेक्शन ले लिया स्ट्रिंग को, कि ये जो स्ट्रिंग है ये एक्स डायरेक्शन पे, यहाँ पे एक वेव पल्स जनरेट हुई। ये कब जनरेट हुई है? इट इज एट t इक्वल्स टू 0 पे। तो ये एक वेव पल्स है ना, वेव पल्स, और ये t इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया, ये सपोज y एक्सिस हो गया इसका, और ये कहां पर है? ये है अभी x इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 0 पे। स्पीड इसकी v है। आफ्टर सम टाइम t ये कहां पे पहुंचेगी? आगे पहुंचेगी कहीं चलते हुए। ये पल्स, एक ही पल्स हमने जनरेट किए, जर्क दिए स्ट्रिंग पे, ये पल्स जनरेट हुई, अब ये पल्स आगे बढ़ रही है, ठीक है। t इक्वल्स टू 0 पे कहां पे लोकेटेड है? x इक्वल्स टू 0 पे, और t इक्वल्स टू 0 पे ये लोकेटेड है। फिर थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये जो पल्स है ये आगे बढ़ के कहां तक आ जाएगी? यहां कहीं तक आ जाएगी, ठीक है ना, एनी टाइम t पे, आफ्टर सम टाइम t। मैं दूसरे डायग्राम पे बना देता हूं इसको। तो ये हो गया आपकी जो पल्स है, ये t इक्वल्स टू 0 पे। अगला स्नैपशॉट अगर देखोगे आप, ये x एक्सिस है, ये स्ट्रिंग है, ये y डायरेक्शन है इसका। जो पल्स है वो यहाँ कहीं पे आपको दिख रही है। ये कौन सी पोजीशन पे दिख रही है? यहाँ पे इट इज एट x एंड टाइम t पे यहाँ पे दिख रही है आपको। ये जो पल्स है ये इसका एम्पलीट्यूड है बेटा, पल्स का। दिस इज दियर एम्पलीट्यूड। ये पल्स का एम्पलीट्यूड हो गया, और ये पल्स x इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे है, एनी टाइम t पे इसकी लोकेशन ये है। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? समझ गए? तो ये एक्चुअल में ये तो y डायरेक्शन ही है इसका, यहाँ पर भी ये कितना डिस्टेंस चल के आ गई यहाँ पे, कितनी स्पीड से आ रही? v स्पीड से। तो ये जो x की वैल्यू आएगी, ये x किसके बराबर हो जाएगा? v इंटू टी के बराबर हो जाएगा। ये वेव पल्स है एंड दिस इज वेव स्पीड, वेव की स्पीड v। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा यहाँ से यहाँ तक, ये किसके इक्वल हो गया डिस्टेंस? दिस इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू vt। vt समझ गए? x इक्वल्स टू vt क्यों लिखे? ये जो डिस्टेंस है ये हमने क्यों लिखे, समझ गए कि नहीं? हेलो हेलो, यस सर। हाँ, तो एनी टाइम t पे ये पल्स, यहाँ पे मैंने दूसरा डायग्राम बनाया, t इक्वल्स टू 0 पे ये यहाँ पे दिख रही है, एनी टाइम t पे ये यहाँ पे दिख रही है। ये इसका एम्पलीट्यूड है वेव पल्स का। मीडियम के पार्टिकल कैसे ऑसिलेट हो रहे हैं? मीडियम पार्टिकल किस तरह से ऑसिलेट हो रहे हैं यहाँ पे? मीडियम पार्टिकल किस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है? वेव किस डायरेक्शन पे जा रही है? सर वाई एक्सिस पे। मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट अलोंग वाई डायरेक्शन, है ना। और वेव किधर जा रही है? पल्स किधर जा रही है आपकी? एक्स डायरेक्शन पे जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये सपोज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो वेव जा रही है आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे। मीडियम के पार्टिकल किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं? वाई डायरेक्शन पे, ठीक है। समझ गए कि नहीं?
अब इसका फंक्शन कैसे लिखेंगे हम, वेव फंक्शन हमको लिखना है। तो एक चीज देखो यहाँ पे, जो वेव फंक्शन है ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। जो डिस्प्लेसमेंट है मीडियम के पार्टिकल का, ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। हेलो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है ये। हेलो, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। एक्स पे भी डिपेंडेंसी है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट, सो देयरफॉर ऐसा लिख दूंगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल y किस पे डिपेंड कर रहा है, x और t पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये किसका फंक्शन है, पोजीशन और टाइम का फंक्शन है। आप ऐसा लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये y डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, x और t पे। इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया, इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, पोजीशन और टाइम का फंक्शन है। पोजीशन पे भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो x पे भी डिपेंड कर रहा है और t पे भी डिपेंड कर रहा है। देखो x इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे, t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे, एनी टाइम t पे ये यहाँ पे पहुंच गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका पार्टिकल का y डायरेक्शन पे, ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, x और t पे। तो ये किसका फंक्शन बन गया यहाँ पे, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, x और t का फंक्शन है। वन डायमेंशनल वेव है, इसलिए अगर टू डायमेंशनल होती, टू डायमेंशनल वेव अगर होती तो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। टू डायमेंशनल मतलब आप इमेजिन कर लो, जैसे ये हम जिस कमरे में ना, उसको टू डायमेंशनल इमेजिन कर लो, एक एक्स एक्सिस मान लेना, एक वाई मान लेना, एक जेड मान लेना। तो अगर मान लो 2D वेव रहती है कोई, तो इक्वेशन कैसी बनती, जेड ऑफ एक्स वाई टी। तो ये फंक्शन हो जाता एक्स वाई और टी का, टू डायमेंशनल वेव। पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहे होते, जेड डायरेक्शन पे, और वेव किधर चल रही होती, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन पे चल रही होती। तो ये इस तरह का फंक्शन बन जाता है। वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल है इसलिए एक ही लिखे हमने, या तो एक्स डायरेक्शन लिख दो या वाई। अगर हमने इसको एक्स लिखा तो ये एक्स है, अगर वेव वाई डायरेक्शन पे जा रही होती तो यहाँ पे वाई लिख देते, वेव जेड डायरेक्शन पे जा रही होती तो यहाँ पे जेड लिख देते। ठीक है, समझ गए कि नहीं। अब ये जो फंक्शन लिखा हमने x और t का, ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, फंक्शन कैसा होना चाहिए, ये फंक्शन होना चाहिए फाइनाइट और कंटिन्यूअस रहना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो वेयर f इज अ कंटिन्यूअस एंड finite for all values, for all values of x and t। ये जो फंक्शन हमने लिखा है, ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और कंटिन्यूअस रहना चाहिए x और t की सभी वैल्यूज के लिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे नॉट डिफाइंड हो जाए, सभी जगह पे डिफाइंड रहे, कंटिन्यूअस रहे। वेव कैसी होती, कंटिन्यूअसली चलती ना, इसलिए कंटिन्यूअस। फाइनाइट मतलब ऐसा तो नहीं भाई इंफिनिटी हो गया कहीं पे। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये आपका कंटिन्यूअस रहना चाहिए एंड फाइनाइट रहना चाहिए। अगर ये वेव कैसी दिख रही है आपको, साइन या कॉस के फॉर्म पे दिख रही है, तो ये फंक्शन किसका बन जाएगा, साइन या कॉस का बन जाएगा। अगर ये जो वेव आ रही है ये साइन और कॉस के जैसे दिख रही है यहाँ पे, तो ये फंक्शन कैसा बनेगा, साइन और कॉस के फॉर्म का बन जाएगा। समझ गया बेटा, हेलो, समझ गए कि नहीं। तो टू डायमेंशनल है तो ये दो पैरामीटर ये हो गए, पोजीशन वाले और एक टाइम वाला। थ्री डायमेंशन हो जाती तो फिर तो तीनों चीज आ जाती, यहाँ पे एक्स वाई जेड कर देते थ्री डायमेंशन में, तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो हमको जो पढ़ना है वो सिर्फ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ना, हमको ज्यादा टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशन में नहीं जाना है, आउट ऑफ सिलेबस में, है ना। हायर स्टडीज में पढ़ते हो, लेकिन जो बिल्कुल स्पेशली इसी के बारे में पढ़ना नहीं। तो अभी अप टू 11th 12th स्टैंडर्ड
जो प्रोग्रेसिव वेव हम लिखने वाले हैं वो सिर्फ वन डायमेंशनल वाली लिखने वाले कि भाई हम वेव को एक ही डायरेक्शन पे जाते हुए देख रहे हैं, बट ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ जो वेव जनरेट हो रही है तो 3D में जनरेट हो रही है, उसका डिस्कशन भी उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम बिल्कुल सिंपल वाला देख रहे हैं, वन डायमेंशनल वाला देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है किसका फंक्शन हो गया, एक्स और टी, पोजीशन और टाइम। टी इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे दिख रहा है, एनी टाइम टी पे यहाँ पे दिख रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट। समझ गया बेटा? कोई डाउट इस पे? हेलो, कोई डाउट है क्या? सर हाँ बोलो। क्या? नो सर। एक और बार बता दूं, अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये एक पल्स समझ गया कैसे जनरेट हुई? हाँ सर। यहाँ से मैंने रस्सी को जर्क दिया, एक पल्स जनरेट हुई, ये पल्स आगे बढ़ रही है, तो t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे है, ये x इक्वल्स टू 0 भी मान लिए, पल्स की स्पीड v है। थोड़ी देर बाद देखोगे t टाइम पे ये पल्स यहाँ पे पहुंची, कितना डिस्टेंस कवर हो गया, x की वैल्यू किसकी इक्वल लिख दी हमने, vt के इक्वल लिख दी। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। समझ गया ना? किसका फंक्शन है ये, पोजीशन x और t का फंक्शन है ये, ठीक है। समझ गया अभी इतना? सर आपने जो बॉक्स में लिखा है ना कंटिन्यूस, वो बताओ। हाँ, ये जो बॉक्स में लिखा मैंने कि ये जो फंक्शन आपको लिखना है ये कैसा होना चाहिए फंक्शन। अभी ना हम अभी सुपरफिशियल स्टडी पे, अभी हम ये फंक्शन के बारे में नहीं जान रहे कि ये है क्या, किस टाइप का ये है ना। तो ये फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि ये हर जगह पे कंटिन्यूअस रहे और फाइनाइट इसकी वैल्यू रहना चाहिए, एक्स और टी की किसी भी वैल्यू के लिए ये इनफाइनाइट ना हो जाए, फाइनाइट रहे, कोई फिक्स वैल्यू बनती रहे हमेशा। ऐसा थोड़ी कि वेव का एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाएगा, हो सकता है एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट, या डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइट हो सकता है क्या? हेलो, नो सर। क्या डिस्प्लेसमेंट नॉट डिफाइंड हो सकता है क्या पार्टिकल का? डिस्प्लेसमेंट तो डिफाइंड हो गई ना। हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। कोई फिक्स वैल्यू रहेगी ना डिस्प्लेसमेंट की, किसी ना किसी के बीच में तो रहेगा ना डिस्प्लेसमेंट, और कंटिन्यूअस भी होना चाहिए फंक्शन। क्यों? क्योंकि वेव कहीं रुकेगी थोड़ी कि भाई यहाँ से पल्स चली जाकर रुक गई बीच में, ऐसा होता है क्या? यहाँ से तुमने जर्क दिया, बस यहाँ तक आई रुक गई, होता है ऐसा क्या? नो सर। नहीं, कुछ ना कुछ होगा, टकराएगी वापिस लौटेगी, या फिर कुछ ना कुछ तो होगा, रुकेगी थोड़ी अचानक वेव कहीं से चली तो। हाँ, उसकी एनर्जी का लॉस हो सकता, बाकी पैरामीटर के कारण एनर्जी का लॉस होते होते उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि वेव अचानक रुक जाएगी कहीं पे, होता है ऐसा क्या? नहीं होता ना। अपन साउंड बोल रहे हैं और अचानक साउंड रुक गया। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, यहाँ तक पहुंचा, रुक गया साउंड, रुकता है ऐसा क्या? नो सर। नहीं, अगर ऐसा होगा तो देखो, यहाँ तक बोला, यहाँ जाके रुक गया। हाँ, वो तुम लोग उसमें नेट के उसके कारण ये जरूर होता होगा, जैसे बोला तो फिर पता चला थोड़ी देर बाद तुमको सुनाई पड़ी, दैट इज डिफरेंट, है ना, वो तो कनेक्शन एरर है, ठीक है। बट ऐसा अगर बातचीत कर रहे हो आप तो ऐसा पॉज में आती क्या चीज है, जैसे इंटरनेट में बफरिंग के कारण होता है, वैसा तो नहीं होता ना नॉर्मल जब अपन बातचीत करते तो। नो सर। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि ये फंक्शन कैसा होना चाहिए आपका, कंटिन्यूअस। अच्छा, फंक्शन समझते हो कि नहीं समझते? फंक्शन समझते हो ना? फंक्शन, सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन पढ़े हो कि नहीं? नो सर शुरू होने का है। हाँ, शुरू होने का। तो चलो, अपन ने फिजिक्स में फंक्शन पढ़े थे, याद है? और बेसिक मैथ्स का याद है सर थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल बेसिक मैथ्स में। अच्छा, ये बताने है कौन सा फंक्शन, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये फंक्शन है कि नहीं? किसका फंक्शन है? यस सर, स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन, लीनियर फंक्शन बोलते हैं इसको। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म पे ऐसा लिख सकते हो कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, और इसकी डेफिनेशन ये है, इस फंक्शन की डेफिनेशन ये कि लीनियर फंक्शन है, f इज डिफाइंड एज 2x प्लस 3, ऐसा है। अभी समझ गए? तो ये अभी f के बारे में यहाँ पे वेव में अभी हमें नहीं पता है, अभी आगे सीखेंगे कि कैसे लिखें f को। f क्या हो सकता है यहाँ पे, दिस f कुड बी, ये जो f है ना, ये साइन का फंक्शन हो सकता है, कॉस का हो सकता है, e की पावर माइनस में चीजें जा सकती हैं, एक्सेट्रा, इस तरह के फंक्शन हो सकते हैं। साइन का फंक्शन का मतलब वेव कैसी बन रही है यहाँ पे, साइन का ग्राफ देखे हो ना, कॉस का ग्राफ देखे हो ना,
अगर वेव साइन और कॉस के ग्राफ के फॉर्म पे आपको दिख रही, मतलब ये फंक्शन कौन सा रहेगा तुम्हारा, साइन वाला फंक्शन हो जाएगा या कॉस वाला फंक्शन हो जाएगा। ऐसी वेव को क्या बोलते हैं, हार्मोनिक वेव बोलते हैं। सच काइंड ऑफ वेव आर हार्मोनिक वेव। बट ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ हार्मोनिक वेव होती हैं। ठीक है, सिर्फ हार्मोनिक वेव होती हैं ऐसा नहीं है, ट्रायंगुलर वेव भी होती हैं, रेक्टेंगुलर वेव भी होती हैं, सभी बहुत सारे टाइप की वेव होती हैं। अगर ये हार्मोनिक वेव हैं तो फिर ये फंक्शन कौन सा बन जाएगा, अगर हार्मोनिक वेव है तो साइन का फंक्शन बन जाएगा या कॉस का बन जाएगा। हार्मोनिक मतलब जो हमने एसएचएम में पढ़े, तो साइन और कॉस का फंक्शन रहेगा। ठीक है, सिग्नल एक पल्स जैसी दिख रही है तो फिर वो आपका e की पावर माइनस एक्स के फॉर्म पे देखेगा, या कुछ और फॉर्म बना सकते हो वहां पे, जो मैथ्स में आप लोग फंक्शन वगैरह पढ़ते हो, कंटीन्यूअस इनफाइनाइट, वैसा कुछ बना सकते हो। समझ गया बेटा, कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, किसी को भी? नमन कुछ पूछने वाले हो तुम? यस सर। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो? सर आपने बोले थे कि वो साउंड ऐसा कभी बीच में रुकता है क्या? तो सर ऐसा होता है कि कोई कंडीशन है क्या ऐसी? नहीं, कोई कंडीशन नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए तो क्या लिखे अपन ने कि ये जो फंक्शन ये कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए ना। ठीक है, सर रुकेगा थोड़ी, एब्जॉर्ब जरूर हो जाएगा कहीं पे जाके, एब्जॉर्ब होगा, रिफ्लेक्ट होगा, कुछ होगा, ऐसा अचानक बीच हाँ में नहीं। सर वो हाँ, ऐसा वो अचानक चलते हॉल चलते। वगैरह में करते हैं सर वो एग्जीक्यूशन के लिए, अरे ठीक है, ऑडिटोरियम में। लेकिन लेकिन ऐसा थोड़ी कि अचानक चलते चलते बीच में ही रुक जाएगा। हम्म। यस सर। एक चीज और बताऊं तुमको, जो साउंड होते हैं ना कभी खत्म नहीं होते। जैसे मैंने जो बोला ना, ये स्पेस में चला गया, कहीं ना कहीं है ये, मतलब पता है कि नहीं तुम्हें, किसी ना किसी फॉर्म पे, एनर्जी के फॉर्म पे पड़ा हुआ है। अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं कि हम उसको डिटेक्ट करें। सर वो दीवार में भी चले जाता कुछ न कुछ फॉर्म में। बिल्कुल बिल्कुल पड़ा हुआ है वो, सर कहीं खत्म नहीं हुआ सर ना। एनर्जी स्पेस नाइदर में तो क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। पर सर स्पेस में तो वेव नहीं जा सकती ना, वहाँ पे तो लेकिन वैक्यूम है। दूसरे स्पेस में वेव नहीं जा सकती, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो ट्रेवल कर। पर हम सर जो चीज साउंड बोल तो रहे एक हैं, सुन तो ले, हम जो चीज बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं एटम और पार्टिकल से टकरा रहे हैं। उनमें कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आज के 100 साल पहले तक रेडियो वेव के बारे में कौन जानता था कि ऐसी भी होती, रेडियो वेव अपन खुद से प्रोड्यूस कर सकते, नहीं जानते थे ना। एक्सरे के यस। बारे में नहीं जानते थे ना। तो ऐसा तो नहीं कि ये थी नहीं, रेडियो वेव नहीं थी या एक्सरे नहीं थी। ठीक है, किसी तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे हम जो बोल रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसा हो रहा हो कि कन्वर्जन हो रहा हो ऑटोमेटिकली, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। बात समझ गए कि नहीं? यस सर, वो फॉर्म पे एनर्जी जा रही है लेकिन हम उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे। यहाँ पे कन्वर्ट। जो हम चीज बोल रहे हैं वो एटम से, मॉलिक्यूल से, हर चीजों से तो जाके टकरा रहा है ना। उनमें कुछ ना कुछ तो इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो वो जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं तो आएगा ना, होगा, पड़ा होगा यूनिवर्स में कहीं पे, लेकिन इतना उसमें पड़ा होगा कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, ट्रेस नहीं कर पा रहे उसको। समझ गए? सर अल्ट्रासोनिक वेव कैसे रहती? अल्ट्रासोनिक पढ़ाएंगे ना, अभी मत चिंता कर। ये समझ गए आप लोग? यस सर। अल्ट्रासोनिक क्या होती है, सुपरसोनिक क्या होती है, इंफ्रासोनिक क्या होती है, साउंड वेव पढ़ेंगे तो बता दूंगा थोड़ा सा ब्रीफ में। बट ये सबसे पहले तो ये समझ लो फंक्शन कैसे लिखे, ये क्लियर हो गया कि नहीं इतना, वेव फंक्शन यस सर। के बारे में। अब इसका थोड़ा और एप्रोप्रिएट फॉर्म पे अपन आते हैं। अभी तो सिर्फ हमने ये देखा कि ये एक्स और टी का फंक्शन है ना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन शॉट लो इस पेज का, ले लिए स्क्रीन शॉट? ले लिए?
नाउ दिस इज पेज नंबर 2। देखो पेज नंबर 2 पे ये स्ट्रिंग हमने ली है, अभी वेव इक्वेशन लिखने वाले हैं। एनी टाइम टी पे ये वेव पल्स यहाँ पे इस डायरेक्शन पे जा रही है, दिस इज एट टाइम टी पर। ये y डायरेक्शन है और ये यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 है, ये पोजीशन इसकी x है। ठीक है, अगर ये पल्स यहाँ पे टाइम t पे है तो यहाँ पे कितनी देर पहले रही होगी? कुछ देर पहले रही होगी ना यहाँ पे, कि नहीं? यस सर। यस सर। कैसे लिखोगे कि कितनी देर पहले थी? यहाँ पे टाइम कैसे लिखोगे? t माइनस एक्स अपॉन वी देर पहले, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है इसका x इज इक्वल टू vt है। तो अगर t टाइम पे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी देर पहले रहेगी ये वेव? t माइनस एक्स अपॉन वी। समझ गए क्यों लिखे? बताओ तो जल्दी से, क्यों लिखे ऐसा? हेलो, क्यों लिखे ऐसा? समझ गए कि नहीं? अगर ये t टाइम पे यहाँ पे है तो फिर यहाँ पे t माइनस एक्स अपॉन वी पे है, मैंने ये लिखा है ऐसा। चल ऐसा समझ ले, अभी मान लो 9:45 AM पे यहाँ पे है, यहाँ पे कितनी देर पहले रही होगी? 5 मिनट पहले रही होगी। 9:40 AM पे यहाँ पे रही होगी। समझ गए कि नहीं? यस सर। अगर मैं इसको t कंसीडर कर लूं तो ये जो 5 मिनट है या 5 मिनट का डिफरेंस है ना, तो इसको क्या लिखोगे आप? 9:45 माइनस 0.05 मिनट, ऐसे लिखोगे ना? आया ना? हेलो, यस सर। तो ये जो 0.05 है ये है क्या एक्चुअल में? x अपॉन v। क्यों लिख दिया अपन ने x अपॉन v? टाइम इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखते हैं कि नहीं? तो t इक्वल्स टू x अपॉन v हमने लिख दिया है। मतलब एनी टाइम t पे अगर ये वेव पल्स यहाँ पे है तो यहाँ पे कब रही होगी? t माइनस एक्स अपॉन वी पे रही होगी। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? ये t माइनस एक्स बाई टी। ओके, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा पार्टिकल का x इक्वल्स टू 0 का डिस्प्लेसमेंट और एनी पोजीशन x का डिस्प्लेसमेंट या पल्स आइडेंटिकल दिख रही है, तो ऐसा लिख दे हम, सिंस पल्स इज सेम एट t माइनस एक्स बाई वी एंड एट t। यहां पर भी वही पल्स है, यहां पर भी वही पल्स है, बस टाइम का डिफरेंस है। पल्स सेम दिख रही है आपको, टाइम का डिफरेंस और पोजीशन का डिफरेंस है ना? पल्स सेम दिख रही है आपको, पल्स इज सेम एट t माइनस एक्स बाई वी एंड एट t, बट एट डिफरेंट पोजीशन, बट एट डिफरेंट x की वैल्यू डिफरेंट है। तो हम इसको ऐसा लिख दें, y इज x इक्वल्स टू 0 एंड t माइनस एक्स वाई वी पे ये ऐसी दिख रही है, और यहाँ पे y ऑफ एक्स टी पर भी ऐसी दिख रही है। बात समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? इसको हम और थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म पे कर सकते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म ऐसा, मैं इसको फंक्शन के फॉर्म पे लिख दूं, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो किसका फंक्शन है? आपका x और t का। तो हमें जो फंक्शन लिखना है वो किसके फॉर्म पे लिखना है? x और t के फॉर्म पे लिखना। तो इसलिए मैं सीधा सीधा लिख दूं, और डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ t और x दोनों का है, तो मैं सीधा सीधा लिख दूं इसको t माइनस एक्स अपॉन वी। ये नहीं भी लिखोगे x दोबारा तो चलेगा, क्योंकि ये एक साथ आ गया, t और x दोनों चीजें आ गई, इसलिए मैंने फंक्शन कैसा बना दिया? इट इज अ फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स अपॉन वी का ये फंक्शन बन गया यहाँ पे।
ये जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, ये किसका फंक्शन है? t का और x का, क्योंकि v तो कांस्टेंट रहेगा उस वेव के लिए। सो देयरफॉर इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ऐसा लिख सकते हैं हम, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये फंक्शन बन गया ऐसा। और ये फंक्शन कैसा रहना चाहिए यहाँ पे? f इज कंटिन्यूअस एंड फाइनाइट फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t। x और t की सभी वैल्यू के लिए कैसा रहना चाहिए? फाइनाइट रहना चाहिए और कंटिन्यूअस रहना चाहिए। तो जो शेप आपको दिख रहा है t इक्वल्स टू 0 पे जो शेप है, या यहाँ पे जो शेप है वही शेप यहाँ पे है ना? इसलिए मैंने ये ऐसा लिख दिया। और ये एक फंक्शन बन गया। किसका फंक्शन बन गया? टाइम और x का फंक्शन बन गया। तो यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, फिर अपन अब आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया बेटा? लास्ट वाला नहीं समझा। क्या बेटा? वो लास्ट वाला डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो लिखे ना, हाँ हाँ हाँ, वो नहीं समझा। देख y इक्वल्स टू x ऑफ t लिखोगे ना, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। यस सर। लेकिन वहां पे बिल्कुल ऐसा है कि हमको सुपरफिशियल पता चल रहा है कि वेव x डायरेक्शन पे जा रही है और टाइम के साथ में उसकी पोजीशन अलग अलग है ना? तो थोड़ा और एलोबरेट करके लिखना पड़ेगा। तो वो फंक्शन बन गया ना। देख वहां पे थोड़ा अलग सी चीजें क्या दिखी, t माइनस एक्स वाई भी एक ऐसा पैरामीटर है जिससे हम डिफरेंट पोजीशन और डिफरेंट टाइम पे लोकेशन बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं साथ साथ में। सर बोलना नहीं। सर ये वेव की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है ना, या पार्टिकल? तुम इसको वेव के डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल में ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, वेव का थोड़ी। वेव तो चल रही है ना। तो किस टाइम पे और किस पोजीशन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है? बोलो अभी क्या पूछ रहे थे? देख, ये जो है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, बराबर है। मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल में जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखते हैं, जैसे बुक में लिखा है कि ये वेव का डिस्प्लेसमेंट है, एक्चुअल में वो वेव का नहीं है। किसका है? मीडियम में जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं उनका डिस्प्लेसमेंट है। और ये पार्टिकल एक अकेला नहीं है ना, यहाँ पे तो बहुत सारे पार्टिकल है। तो ये x पोजीशन वाले का डिस्प्लेसमेंट क्या है, या x इक्वल्स टू 0 वाले का डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितने टाइम पे क्या है, ये बता रहा है। अभी समझ गया? मतलब सर जो आपने पहले वीडियो दिखाया था उसमें जो p पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वेशन ये है ना? हाँ, या तो p पॉइंट का होगा या q का होगा। अभी जैसे यहाँ पे इतना अकेला थोड़ी, हमने तो दो लोकेशन के लिए लिए, एक t और एक t उसके पहले के लिए हमने देख लिए, बस वही तो किया हमने यहाँ पे। तो हाँ। अगर ये दो लोकेशन के लिए आपने निकाल लिया तो किसी भी लोकेशन के लिए बता सकते हो आप? नहीं बता सकते। अगर आपको टी टाइम पे पता है, उससे कुछ देर पहले के लिए आपको पता है, तो किसी भी टाइम के लिए बता सकते हो ना भाई? यस सर। है ना? अगर आपने दो लोकेशन निकाल लिया है, एक एनी टाइम टी की और एक कुछ देर पहले की, तो फिर तो किसी के लिए भी निकाल सकते हो कि आगे वेव कहाँ होगी या पीछे कहाँ पे होगी, आगे x डिस्टेंस चलने के बाद क्या उसका शेप होगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्योंकि फंक्शन है ना, आप इस फंक्शन में t और x की वैल्यू को पुट करके किसी भी लोकेशन पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो। समझ गए कि नहीं? यस सर। अभी समझ गए कि नहीं? इसलिए हमने ये लिखा ना यहाँ पे कि x और t की वैल्यू को पुट करके आप पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मतलब y बता सकते हो। अभी ये फंक्शन क्या लिखा हमने कि कंटिन्यूअस एंड फाइनाइट होना चाहिए। अगर ये साइन वेव है तो साइन जैसा दिखेगा, कॉस टाइप की वेव है तो कॉस जैसा दिखेगा। वैसे साइन और कॉस एक ही जैसे रहते हैं, बस पाई/2 का फेज डिफरेंस होता दोनों की। समझ गए? हेलो, इतना समझ गए कि नहीं? यस सर। अभी कोई डाउट है इस पे? नो सर। स्क्रीनशॉट लो, और तरीके आते हैं अभी। अच्छा एक बात और बता दो, यहाँ पे माइनस साइन है तो वेव किधर जा रही है, कौन से डायरेक्शन पे? इधर जा रही है,
पॉजिटिव, फॉरवर्ड मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रही है। अगर यहाँ प्लस साइन होता तो नेगेटिव, उल्टा जा रही होती वेव, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस साइन होता तो वेव इस साइड जा रही होती, माइनस साइन है तो वेव इधर जा रही है, समझ गए। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस माइनस करो। तो अभी कुछ और डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया, ले लिया क्या? यस सर। तो अब मैं इस पे डिस्कशन पे आता हूँ। यहाँ पे नाउ दिस इज पेज नंबर 3। अब हम जो पल्स है उसकी इक्वेशन लिख रहे हैं। ये एक्स डायरेक्शन इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ये y है, ये x इक्वल टू 0, ये पल्स है कोई, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स, ये इसकी स्पीड v है एनी टाइम t पे, ये x और t यहाँ पे। तो मैं अब सीधे सीधे इसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो नाउ इक्वेशन ऑफ वेव, equation of displacement equation of particle, displacement equation of particle of medium at time t and position x is y of x t is equals to function of t minus x by v, t minus x upon v, ऐसा लिखोगे। ये इस तरह का फंक्शन लिखेगा। ये जनरल फंक्शन बना दिया हमने यहाँ पे। इसको और डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। देखो वर्डिंग क्या लिखा हूं मैंने, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम एट टाइम t एंड पोजीशन x के लिए। तो ये जो टर्म लिखा है यहाँ पे, ये y क्या शो करता है कि पार्टिकल मीडियम के पार्टिकल y डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहे हैं। x क्या शो कर रहा है कि वेव किधर चल रही है, x डायरेक्शन पे चल रही है। और ये t क्या शो कर रहा है कि अलग अलग टाइम पे और अलग अलग पोजीशन पे पार्टिकल के जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। बात समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, कुछ तो बोलो भाई। ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ये जो y लिखा है, ये y क्या शो कर रहा है? दिस y shows y is displacement of particle, direction of displacement of particle y direction। क्या आप ऐसा समझ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, हाँ बोलो सर। अगर वो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करता तो x लिख देते, x लिख देते ना, और फिर x की जगह y आ जाता। नहीं जरूरी थोड़ी क्या, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव होती तो वो तो ऐसी एक्स डायरेक्शन पे चल रही होती, तो x ऑफ xt लिख देते अपन, उसको कैपिटल x ऑफ xt लिख देते। समझ गया? यस सर। हाँ, और ये जो x यहाँ पे है, ये x क्या बता रहा है यहाँ पे? ये जो x है ये किसको बता रहा है? इट इज डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव किधर जा रही है ये बता रहा है। और ये t तो है ही, मतलब टाइम का फंक्शन है ही, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फिक्स नहीं है, टाइम का फंक्शन दिख रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आई यहाँ पे, ये जो माइनस साइन है ना, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन shows that wave travel along पॉजिटिव x डायरेक्शन। वेव किधर जा रही है? पॉजिटिव x डायरेक्शन पे जा रही है। तो ये फंक्शन क्या लिखने के जो तरीके, उसमें फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सारी चीजें आ गई है। अगर इस तरह की इक्वेशन लिखी है, मतलब मीडियम के पार्टिकल y डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहे हैं, वेव x डायरेक्शन पे जा रही है, टाइम का फंक्शन है, और यहाँ पर जो माइनस साइन आया ये क्या बता रहा है कि वेव किधर जा रही है? पॉजिटिव x डायरेक्शन पे जा रही है। और ये v क्या है? दिस v इज वेव स्पीड हेयर,
दिस इज वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी वर्ड भी यूज करते हैं इसको। एक और एग्जांपल से समझो, इसके बारे में बताना। इक्वेशन लिखिए, z ऑफ yt इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t प्लस y अपॉन v। इसके बारे में बताओ जरा, इसके बारे में बताओ। ये जो लिखा हूं मैंने, वेव मीडियम के पार्टिकल किधर ऑसिलेट कर रहा है? इस पे जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन। वेव किधर जा रही है? नेगेटिव वाई। वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, यहां पर प्लस साइन आया मतलब वेव किधर चल रही है? ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन पे चल रही है। समझ गए ना? तो मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट along z डायरेक्शन। फिर वेव ट्रेवल along कौन से डायरेक्शन पे? नेगेटिव y डायरेक्शन। नेगेटिव y डायरेक्शन पे वेव जा रही है। तो ये डिस्प्लेस, ये जो फंक्शन लिखा हुआ, इससे आपको इस तरह से समझना है। समझ गए कि अभी भी डाउट है कुछ? फंक्शन को और क्या, हाँ, फंक्शन को और किस तरह से लिख सकते हैं वो भी बता रहा हूँ सर। हाँ बोल। सर वो इसमें ऐसा अपोजिट क्यों बताया कि नेगेटिव साइन के तरफ जाएगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है? हाँ, ये क्यों बताया? क्योंकि अपन ने अभी ये जो लोकेशन यहाँ पे देखे अपन ने, t इक्वल टू 0 और सॉरी ओरिजिन पे कहाँ पे रही होगी वेव, t इक्वल टू 0 पे वेव कहाँ पे रही होगी उसके अकॉर्डिंग। अगर हम देखें t इक्वल टू 0 पे, जैसे यहाँ पे लिखे हमने, तो t इक्वल टू 0 पे वेव और x इक्वल टू 0 पे कहाँ पे? इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। या t इक्वल टू 0 पे पुट कर दोगे तो t की वैल्यू 0 पे पुट कर ले। यहाँ पे फंक्शन माइनस एक्स वाई भी, मतलब इधर रही होगी, है ना? यस सर। अगर मैं यहाँ पे प्लस का साइन ले लूं तो t इक्वल टू 0 पे जो वेव है वो किधर रही होगी? राइट साइड पे रही होगी कहीं पे, पॉजिटिव वैल्यू देखिए, फिर इधर आती है। अभी समझा? यस सर। तो यहाँ t की वैल्यू 0 पुट कर दे, यहाँ माइनस साइन आ गया। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि वेव इधर रही होगी पहले 0 पे, t टाइम पे यहाँ पे दिख रही है। और अगर ये प्लस ले लूं मैं और t की वैल्यू 0 पुट कर दूं, इसका मतलब क्या है? अभी वेव यहाँ दिख रही है, लेकिन t इक्वल टू 0 पे वेव राइट साइड पे थी कहीं पे। समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट है इस पे, ये प्लस माइनस के साइन पे? नो सर। सबसे आसान यही तरीका है इसका कि t इक्वल टू 0 पुट कर दो, जो भी इक्वेशन दी है, उसके बाद देख लो कि वेव किधर थी उसके पहले। t इक्वल टू 0 पे मतलब कहाँ पे रही होगी वो पता चल जाएगा इक्वेशन से। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है t की वैल्यू 0 पुट किए, यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है मतलब वेव इधर रही होगी। अगर ये प्लस साइन दिख रहा है t इक्वल टू 0 पे वेव इस साइड पे रही होगी, और यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? वेव इधर से इधर आ रही है, तो यहाँ प्लस साइन रहेगा। वेव इधर से इधर जा रही है तो यहाँ माइनस साइन हो गया। अभी समझ गया कि नहीं? हेलो? यस सर। यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? ये एक तरीका है, लेकिन क्या होता है ना, हम इसको आपस में बदल दें, t माइनस एक्स वाई भी लिख दें, x माइनस एक्स अपॉन v माइनस टी लिख दें, एक ही बात होती है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। डिपेंड करता है ये साइन यहाँ पे, क्योंकि जब हम फंक्शन लिखते हैं, ध्यान देना, जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2x लिखो, एक ही बात है, ये अलग अलग बात है। फंक्शन तो यही है। हाँ या ना जवाब देना। यस सर। है ना? तो ये आपस में बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे माइनस का साइन का ही ध्यान रखना आपको। अगर माइनस का साइन है मतलब वेव किधर जा रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रही है। और अगर यहाँ पे प्लस साइन है मतलब वेव नेगेटिव डायरेक्शन पे जा रही है। तो अगर आपने इनको पलट के रख दिए, फिर t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से तो आंसर वैसे ही मिलेंगे आपको। अगर मान लो मैं ये जो वेव फंक्शन है इसको ऐसा लिख दूं यहाँ पे, y ऑफ xt फंक्शन इज रिटन बाय एक्स वाई v माइनस टी, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप t इक्वल टू 0 पे प्रिडिक्शन थोड़ा गड़बड़ा जाएगा तुम्हारा। कैसे गड़बड़ा जाएगा? t इक्वल टू 0 पुट किए, तब भी एक्स वाई v है, और तो अब कैसे डिसाइड होगा फिर यहाँ पे कि लेफ्ट से आ रही कि राइट से आ रही है ना? समझ गए कि नहीं?
हाँ, लेकिन आप फंक्शन को ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको t की वैल्यू 0 पुट करने में थोड़ा डायरेक्ट समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे समझ में नहीं आएगा ऐसा कि कहाँ पे रही होगी। समझ गया बेटा कि नहीं? सर तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? इस कंडीशन में x की वैल्यू 0 पुट कर लो कि भाई पहले कहाँ थी। ठीक है, अगर t टाइम पे यहाँ पे दिख रही है तो x की वैल्यू 0 पुट कर दे तो माइनस टी दिख रहा, माइनस टी मतलब इधर कहीं रही होगी। बात तो वही हुई ना। तो अगर आप t माइनस एक्स वाई वी पे देख रहे हो तो t की वैल्यू 0 पुट करके पहले कहां पर थी वो पता चल जाएगा। अगर ऐसे लिख रहे हो t से डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है तो x की वैल्यू 0 पुट करके देख लो कहां पे रही होगी। समझ गए? यस सर। हाँ, तो आंसर वही मिलेगा। तो फंक्शन को आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ध्यान रखना, ये अगर यहाँ पे माइनस का साइन है इसका मतलब वेव किधर जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रही है। यहाँ पे अगर प्लस का साइन है मतलब वेव किधर जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन पे जा रही है। क्लियर हो गया कि नहीं? सर अगर अपन ये दोनों केस में t इक्वल्स टू 0 डाल रहे तो x t तो एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा x अपॉन g, तो अपन डिसाइड कैसे करेंगे कहाँ से आया? हाँ, अब इसमें देख, जैसे तू बोल रहा है कि सर अगर हम यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो ठीक है, माइनस एक्स आया मतलब इधर रही होगी, क्योंकि t टाइम पे आपने यहाँ लोकेट किया है। यहाँ पर भी t की वैल्यू 0 पुट कर दिए तो t इक्वल्स टू 0 पे एक्स वाई भी आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ से हम जज नहीं कर पा रहे हैं ना, फिर t की वैल्यू 0 पुट करने पे कहाँ पे एक्स वाई भी दिख रहा है। तो ऐसे केस में जब आप पहले x को लिख रहे हैं तो फिर किसकी वैल्यू 0 पुट करो, पोजीशन की वैल्यू 0 पुट कर दो एनी टाइम t पे। तो अगर हम 0 पुट कर दें तो यहाँ पे ये माइनस में दिखेगा आपको, ऐसा ये माइनस साइन, मतलब वेव इधर कहीं पे रही होगी इसके पहले। समझ गए? तो मतलब माइनस टी बच जाएगा ना वहाँ पे? हाँ, माइनस टी बचेगा। यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस एक्स वाई भी बच रहा है। तो ऐसा लिखा तो t पुट करके देख लो, यहाँ अगर दिख रहा है तो x को पुट करके देख लो पहले कहाँ दिख रहा है। बाकी जैसे ये फंक्शन लिखा है तो 2x + 3 लिखो या 3 + 2x लिखो, एक ही बात होती है। वैसे यहाँ पर भी है एक्चुअल में। इसमें ये सिर्फ फंक्शन लिखे हमने, अभी मोटे मोटे तौर पे लिखे। अभी हमने प्रॉपर फंक्शन सोचा ही नहीं ना कि हम साइन का लिखें कि कॉस का लिखें कि और कैसा लिखें। उसको लिखोगे तो चीजें और बढ़िया आएंगी। ठीक है, समझ गए कि नहीं? ये तो हमने अभी मोटे मोटे तौर पे लिखा है। अरे समझ गया? यस सर। तो फंक्शन कैसा लिखना है, वेव कैसी है। अगर मान लो वेव आपको इस तरह की दिख रही है, ये ऐसी, तो कौन सा फंक्शन आ जाएगा? साइन साइन वाला। तो यहाँ पे साइन बन गया। तो साइन में जैसे कहीं पे अगर साइन में लिखा हुआ है 1 मिनट, मुझे ये मिटाना पड़ेगा फिर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए? हेलो? यस सर। ओके, थोड़ा मैं साइन से लेके बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो कंफ्यूजन हो रही है वो भी दूर हो जाएगी तुम्हारी। आपने इक्वेशन ये लिखे, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये भी निकाल देता हूँ हमको, ये जरूरत नहीं। ये माइनस का साइन का जो लफड़ा आ रहा है ना कि यार ये कैसे हम देखें, पेज नंबर 4 देखो, यहाँ माइनस साइन है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इस फंक्शन को ऐसा भी लिख दो, एक्स वाई भी माइनस टी, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसा समझ लो कि ये जो फंक्शन है आपका, ये साइन का फंक्शन है। ये वेव ऐसी जा रही है एक्स डायरेक्शन पे, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का एक्स और टी का फंक्शन है। जैसे यहाँ कहीं पे ये हम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं एक्स और टाइम टी पे, और इट इज अ फंक्शन विल बी गिवन बाय टी माइनस एक्स वाई भी। और ये क्योंकि साइन जैसा दिख रहा है इसलिए हम इसको और एम्पलीट्यूड के साथ में हम डाल देंगे इट इज ए साइन टी माइनस एक्स वाई भी, क्योंकि साइन का फंक्शन है ये। ठीक है, समझ गए? इसलिए आप इक्वेशन ऐसी लिख दोगे, ये साइन वेव बन गई यहाँ पे। अब मैं इसको अगर ऐसा भी लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, ए साइन माइनस साइन बाहर ले लिया, एक्स वाई भी माइनस टी, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? हेलो? नो सर।
एक फर्क जरूर पड़ेगा, तुमने पढ़ा होगा साइन ऑड फंक्शन होता है तो इवन फंक्शन माइनस साइन थीटा कर देता है, तो ये जो माइनस साइन है ये बाहर जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स वाई भी माइनस टी हो जाएगा। ये माइनस साइन है, मतलब अभी ये जो वेव आपको ऐसी दिख रही है ये कैसी होती है, उल्टी चलती है ऐसी, बट रहता तो साइन गई ना ये। हेलो, यस सर। अभी समझ गए कि नहीं? तो आप t माइनस एक्स वाई भी लिखो या एक्स वाई भी माइनस टी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस फेस में फर्क पड़ रहा है कि आप इक्वेशन कैसे शुरू कर रहे हो। अगर ये इस तरह की लिखी है, इसका मतलब ये जो वेव है ये फिर से साइन ही है, ये ऐसा वाला साइन हो गया। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए कि नहीं? ये वाली इक्वेशन की ये है, और अगर तुमने माइनस साइन लेके कर दी तो ये वाली बन गई। तो वेव में कोई फर्क पड़ा है क्या? वेव तो वही है, बस फेस में फर्क पड़ा कि आप काउंटिंग कहां से देख रहे हैं। समझ गए? जैसे यहाँ पे अगर ये साइन एग्जैक्टली ऐसा, तो ये ऐसी वेव है, और अगर आपका ये माइनस साइन आ गया मतलब वेव कहां से देख रहे हो आप? यहाँ से देख रहे हैं। इतना छुपा दो, यहाँ से ये वाली वेव दिख रही माइनस। समझ गया बेटा? यस सर। हाँ, तो फिर आपका ओरिजिन कहाँ पे आ गया? यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ से देख रहा है। अगर आपने ये इक्वेशन लिखे मतलब x की वैल्यू 0 यहाँ पे, और यहाँ से ये वेव आप ऐसे देख रहे हैं, x की वैल्यू 0 t की वैल्यू 0। ठीक है, समझ गए? हेलो, यस सर। हाँ, इसलिए आप आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि t माइनस एक्स वाई वी लिखो या एक्स वाई वी माइनस टी लिखो। ठीक है, वेव इक्वेशन पे ये माइनस का साइन ये बताएगा डायरेक्शन, तो इनको आपस में बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन पे वेव के फेस पे फर्क पड़ेगा, मतलब आपकी काउंटिंग में फर्क पड़ेगा कि आप कहां से देख रहे हो, बट डायरेक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा कि वेव किधर जा रही है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अगर ये माइनस का साइन है तो वेव जा रही है यहाँ पर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे, अगर प्लस का साइन होता तो वेव किधर जा रही होती? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे जा रही होती। समझ गए इतना? हेलो, यस सर। कुछ तो बोलो, क्लियर हो गया कि डाउट है? क्लियर हो गया? ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। तो ये साइन की भी गड़बड़ी, साइन की भी कंफ्यूजन थी, तो दूर हो गई यहाँ पर। साइन वाला प्लस माइनस साइन वाला, हाँ यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते ले लिए। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन लिखे हमने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन यहाँ पे दिस इज पेज नंबर 5, इसको और दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। देखो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या लिख रहे हैं आप? y ऑफ एक्स टी। इसमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है y डायरेक्शन पे, वेव जा रही x डायरेक्शन पे, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये टाइम का फंक्शन है। फिर अब हम इसको ऐसा लिख दिए, फंक्शन f ऑफ t माइनस एक्स वाई भी लिख दो, या ये फंक्शन लिख दो, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, f डैश कर सकते हो, एक्स वाई भी माइनस टी कर दो। बात यही है, बस थोड़ा सा चेंज किया हमने, जहां साइन रहता वहां माइनस साइन हो जाता। भाई बदला ना, साइन और माइनस साइन में फर्क होता है कि नहीं होता? हेलो, हाँ, साइन और माइनस साइन में फर्क होता है ना, बस वही फर्क है और कुछ नहीं यहाँ पे। ठीक है, फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पर इसको एक और तरीके से लिख दिया मैंने, ये F1 है मान लीजिए, F2 है मान ले, बट रिप्रेजेंट सेम चीज कर रहा है, ये F3 लिख दिया मैंने, इसको मैंने लिख दिया AT माइनस BX के फॉर्म में, वेयर A एंड B आर कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट है, आर पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट है पॉजिटिव कांस्टेंट, इनका एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है यहाँ पे, आप ऐसा भी लिख सकते हो, वेयर जो वेव स्पीड है, वेव स्पीड v विल बी गिवन बाय a अपॉन b, मतलब कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, इसका रेशियो किसके बराबर मिलेगा आपको? वेव स्पीड के बराबर मिलेगा। मतलब ये इसी के जैसे है, देखो कैसे है, ये फंक्शन है,
यहाँ पर से a कॉमन निकाल लूं मैं तो t माइनस b अपॉन ax लिखा जा सकता है। फिर यहाँ पे ये कांस्टेंट a है तो आएगा t माइनस x अपॉन कितना लिख सकते हैं अपन इसको, a डिवाइडेड बाय b लिख सकते हैं ऐसा। तो इसको वापस से मैं f4 लिख के t माइनस x अपॉन v लिख दूं, क्योंकि a बाई b किसके बराबर हो गया, v के बराबर हो गया। क्या फर्क पड़ता है, आप इसको इसी इक्वेशन को ऐसे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। एक नया फंक्शन बना दोगे भाई, कोई कांस्टेंट है जैसे साइन थीटा और साइन 2 थीटा में डिफरेंस होता है, थोड़ा सा होता है कि नहीं होता, साइन थीटा और साइन 2 थीटा नेचर सेम होता है, लेकिन नेचर सेम होता है ना बेटा, दोनों अलग अलग हैं लेकिन पैटर्न तो सेम होता है ना, कि साइन थीटा और साइन 2 थीटा का पैटर्न अलग हो जाएगा, अलग अलग है लेकिन पैटर्न सेम है, दोनों वेव को शो कर रहे हैं। एक थोड़ा एक का पीरियड 2 पाई है और एक का पीरियड कितना पाई है, बस इतनी फर्क है। तो ऐसे ही यहाँ पे आप फंक्शन को ऐसा भी लिख सकते हो, आप फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो। अगर इस तरह से फंक्शन लिख रहे हो, यहाँ पे डायरेक्ट वेव स्पीड दिख रही है, यहाँ पे वेव स्पीड के लिए आपको कोफिशिएंट का रेशियो लेना पड़ेगा, ठीक है, ये कोफिशिएंट का रेशियो लोगे तब वेव स्पीड पता चलेगी, यहाँ पे डायरेक्ट पता चलेगा। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया इतना कि नहीं? हेलो, कुछ तो बोलो भाई। थोड़ा थोड़ा क्या थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। ये समझ गया कि नहीं, ये वाला समझ गए ये दोनों? यस सर। मैंने ये बोला कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से लिख रहे हो वेव इक्वेशन को at माइनस bx में, यहाँ पे तो आपको वेव स्पीड डायरेक्ट दिख रही है। दोबारा सुनना, ध्यान से सुनना, वेव स्पीड डायरेक्ट दिख रही है। आप इस फंक्शन को ऐसा भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। हेलो, आप इस फंक्शन को ऐसा भी बना के लिख सकते हो। अरे भाई v का एलसीएम ले ले तो ये हो जाएगा vt माइनस एक्स अपॉन v बन जाएगा ना रे। ये नहीं समझा तो ऐसे समझ ले। अभी देख, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें f1 ही लिखा रहने दो, एलसीएम v आ गया तो ये हो गया vt माइनस एक्स। लिख सकते हो ऐसा कि नहीं? यस सर। हाँ या ना, जवाब देना। v अपॉन v इंटू टी 1 बाई v इंटू एक्स। v अपॉन v को a मान ले at, और 1 बाई v को क्या मान ले, v मान ले। तो यहाँ पे a की वैल्यू किसके बराबर है, v अपॉन v है, और b की वैल्यू किसके बराबर है, 1 बाई v के बराबर है। व्हाट इज a अपॉन v, a अपॉन v किसके बराबर आ गया, v बाई v डिवाइडेड बाय 1 बाई v किसके बराबर आ गया, v के बराबर आ गया कि नहीं आया? यस अभी समझ गया? यस सर। हाँ, तो आप वेव इक्वेशन को at माइनस bx के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन अगर at माइनस bx के फॉर्म पे लिखी है तो a बाई b कोफिशिएंट ऑफ t एंड कोफिशिएंट ऑफ x का जो रेशियो होगा वो वेव स्पीड को बताएगा, ठीक है। अभी समझ गए? हेलो, अरे समझ गए क्या? सर ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं। ले लिए बेटा इसको? यस। हाँ, इसमें पलट के भी लिख दो, bx माइनस at भी लिख सकते हो, bx माइनस at भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये साइन का फर्क है यहाँ पे, बस साइन से पता चलेगा कि डायरेक्शन। आगे बढ़ता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, एक एग्जांपल देखते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया? यस। Now this is page number 6. एक एग्जांपल ले रहे हैं हम इसी तरह से। If displacement equation is z of
xt it is function of 3x minus 60 where x in meter and t in सेकंड। x मीटर में है, t सेकंड में है, x मीटर में और t सेकंड में, ठीक है। x की वैल्यू मीटर में, t की वैल्यू सेकंड में। तो आपको ये निकालना यहाँ पर फाइंड, सबसे फर्स्ट इसको प्लस कर देता हूँ, फाइंड वेव मोशन, वेव किस डायरेक्शन पे जा रही है। दूसरा वेव स्पीड आपको निकालना है। तीसरा ये बताना आपको डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। चलो बताओ फटाफट इनके आंसर बताओ जरा। वेव मोशन किधर हो रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन। हाँ, इट इज माइनस एक्स डायरेक्शन। वेव स्पीड कैसे निकालोगे? वेव स्पीड 0.5 कोफिशिएंट ऑफ डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, t का कोफिशिएंट 6, इसका 3 मतलब 2, ठीक है। और ये x मीटर में तो ये बन जाएगा तुम्हारा मीटर पर सेकंड। ध्यान देना ये अंदर ना डायमेंशन लेस होता है। अगर x मीटर में है तो ये पर मीटर में रहेगा, और अगर ये सेकंड में है तो ये पर सेकंड में होता कभी भी, जो इसलिए पर सेकंड और ये पर मीटर, तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा ओवरऑल। पार्टिकल किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं? जेड डायरेक्शन पे। समझ गए? तो ये पता चल गया भाई, ये इक्वेशन से ये पता चल गया, इतना मोटा मोटा को अंदाजा लग गया। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, कोई डाउट है क्या? हेलो, अरे कोई डाउट है क्या? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। माइक म्यूट करना कुणाल, कौन ध्यान, माइक म्यूट कर ले बेटा, म्यूट कर ले ध्यान। एग्जांपल नंबर 15.1 of SCV. A wave is propagating along, ध्यानेश माइक म्यूट कर। A wave is propagating on a long stretched string a wave is propagating on a long stretched string along length taken as a positive x-axis. ये दिया हुआ है, वेव इक्वेशन दी हुई है, पल्स की इक्वेशन y नॉट e की पावर माइनस ऑफ t डिवाइडेड बाय कैपिटल T माइनस x डिवाइडेड बाय लैम्डा का होल स्क्वायर, वेयर y नॉट इज 4 millimeter, t is equals to 1.0 second, lambda is equals to 4 centimeter. Then find velocity of wave. Wave velocity आपको निकालना है यहाँ पे। Now first wave velocity कैसे निकालोगे? अच्छा ये बताओ, ये वेव इक्वेशन है कि नहीं? वेव पल्स इक्वेशन, ये वेव इक्वेशन है कि नहीं? दिस इज वेव पल्स। अगर यहाँ पे प्लस साइन होता तो ये वेव पल्स की इक्वेशन बनती या नहीं? ये तो फंक्शन दिख रहा बेटा, यहाँ पे फंक्शन कैसा दिख रहा देख, ये फंक्शन हो गया किसका? इट इज द फंक्शन ऑफ at माइनस bx का। और ये फंक्शन कैसे डिफाइंड है? वेयर f इज डिफाइंड एज, f कैसे डिफाइंड है? f इज डिफाइंड एज y नॉट e की पावर माइनस ऑफ t अपॉन कैपिटल T माइनस x बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। ये ऐसा डिफाइंड है पूरा, लिखोगे आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म पे, लेकिन डिफाइन ऐसे है ये, ठीक है। अभी ये बताओ, ये वेव फंक्शन है कि नहीं? ये कंटिन्यूअस है कि नहीं? मैंने क्या बोला था कि जो वेव फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यूअस है, क्योंकि t और x की कोई भी वैल्यू रख दो आप, कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, ऐसा नहीं कि कहीं रुक जाएगा, ये कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। और फाइनाइट भी है, अगर हम t की वैल्यू इंफिनिटी भी डाल दें और x की वैल्यू इंफिनिटी भी डाल दें, ध्यान देना,
e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, लेकिन e की पावर प्लस इंफिनिटी इज इंफिनिटी, e की पावर 0 इज 1। तो x और t की कोई भी वैल्यू डाल दो यहाँ पे, y की वैल्यू हमेशा कैसी मिलेगी? फाइनाइट मिलेगी। अगर ये प्लस साइन होता तो मिलता ऐसा क्या? अगर यहाँ पे प्लस साइन हो जाता तो होता क्या? e की पावर प्लस इंफिनिटी कितना होता है? इंफिनिटी। फिर नहीं आती है वेव इक्वेशन, वेव पल्स की इक्वेशन नहीं बनती। अगर ये स्क्वायर भी हटा देते तो क्या होता? तो कोई वैल्यू ऐसी आ जाती है यहाँ अंदर माइनस और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और अगर ये यहाँ पे अंदर तुम्हारा माइनस इंफिनिटी हो गया, माइनस माइनस प्लस इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी बन जाता है, फिर भी नहीं आता। तो ये स्क्वायर लगाना भी जरूरी है। यहाँ पे पावर 4 भी चलेगा, पावर 6 भी चलेगा, लेकिन ऑड पावर नहीं चलेंगे। ऑड पावर में नॉट डिफाइंड हो सकता कहीं पे चल के, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। बट क्वेश्चन में गिवन होता है इस तरह के फंक्शन, हमको सोचना नहीं है। तो आपको क्या सोचना है कि ये x और t की सभी वैल्यू के लिए फाइनाइट है या नहीं, ये सोचना है। कंटिन्यूअस तो वैसे भी रहेगा अगर क्वेश्चन दिया हुआ तो सोचना किसके बारे में? आपको फाइनाइट है या नहीं, इसके बारे में सोचना है, ठीक है? सो वेव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? बहुत आसान काम हो गया। वेव वेलोसिटी v इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे? इट इज कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो t का कोफिशिएंट कितना? 1/t, एंड x का कोफिशिएंट कितना? 1/लैम्डा। तो आंसर हो गया λ/t। लैम्डा कितना है? 4 सेंटीमीटर। कैपिटल T कितना है? 1 सेकेंड। तो आंसर इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आते। दूसरा, वेव किस डायरेक्शन पे जा रही है? कौन सी डायरेक्शन पे वेव जा रही है बताओ जरा। ये नेगेटिव x डायरेक्शन में कि पॉजिटिव x डायरेक्शन पे? यहाँ पे देख फंक्शन पे कौन सा साइन है? पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। वेव इज, या वेव पल्स ट्रेवल अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। अच्छा, वेव का एम्पलीट्यूड कितना बता सकते हो क्या? व्हाट इज द एम्पलीट्यूड हियर? एम्पलीट्यूड बेटा ये इससे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, लेकिन y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बताओ जरा। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y हियर? और y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी y नॉट, एंड दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। समझ गए? y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? y नॉट है, और यही इसका एम्पलीट्यूड है। कहां पे मिलेगी? वैसे बहुत सारे t और x के लिए मिलेगा। अगर अंदर यहाँ पे जीरो रहे आंसर आपका, ये अंदर दोनों मिला के जीरो, t माइनस कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा मिलाकर अगर ये जीरो रहेगा तो e की पावर जीरो क्या होता है? 1। तब ये मैक्सिमम आएगा। अदरवाइज हमेशा वैल्यू क्या होगी? इससे कम होगी बाकी वैल्यूज के लिए, क्योंकि e की पावर माइनस में अगर आप कुछ जाते हो तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है, और वो मैक्सिमम नहीं रहेगा। मैक्सिमम वैल्यू जब ये जीरो रहेगा यहाँ पे। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? कोई डाउट इस पे? हेलो, कोई डाउट बेटा इस पे? सर हाँ बोलो। सर ऊपर में नहीं क्या ब्रैकेट के पहले एक माइनस है, वो कुछ अफेक्ट करेगा क्या? नहीं, ये माइनस अगर नहीं लगा देंगे अपन तो इनफाइनाइट हो जाएंगी ना चीजें, ऐसी बन सकती है, तो फिर वो फाइनाइट नहीं आएगा। ये माइनस लगाना जरूरी है। अगर तुमने माइनस नहीं लगाया यहाँ पे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ये प्रॉपर वेव फंक्शन नहीं है फिर, ठीक है? प्रॉपर वेव फंक्शन होने के लिए जो एफ लिखे हमने, ये फाइनाइट और कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब ये इनफाइनाइट कैसे हो गया? टी और एक्स की किसी वैल्यू के लिए तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना ये। और e की पावर इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी होता है। लेकिन e की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो होता है, और बाकी कोई भी वैल्यू आ जाए कुछ ना कुछ तो आंसर रहेगा। जैसे e की पावर -2 है तो 1 अपॉन ई स्क्वायर, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी ना। समझ गए? यस। समझ गए अभी कि नहीं? यस सर। हाँ, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी आपको। हाँ सर, एम्पलीट्यूड और एक बार बताना। एम्पलीट्यूड का मतलब है ये जो y है ना, मैक्सिमम। अरे हमने एसएचएम में पढ़े थे ना, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड, उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है? हाँ सर। तो ये सिर्फ ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू या तो आप डिफरेंशिएट करके निकाल लो, नहीं निकाल रहे तो ये डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है कि y नॉट इसका एम्पलीट्यूड।
ये तो इधर का फंक्शन है, ये पूरा डायमेंशन लेस फंक्शन हो गया ना इधर का पूरा, समझ गए? आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं, ये पूरा जो फंक्शन इधर का डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस मतलब कुछ भी वैल्यू पुट करोगे टी और एक्स की, डायमेंशन नहीं आएगी यहाँ पे, तो जो एम्पलीट्यूड बचेगा वो इसी से बचेगा ना। यहाँ पे तो कोई भी वैल्यू आए, एंड हमेशा ये कितने किससे कम रहेगी वैल्यू ओवरऑल, ये जो वैल्यू आएगी ये 1 से कम आएगी। ठीक है, समझ गया? हाँ सर। जैसे अगर मैं यहाँ पे साइन का फंक्शन बना देता तब भी यही बात आती, अगर मैं यहाँ पूरा साइन लिख देता तो बाय नॉट सामने लिखा रहता वहां पे। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक है कि नहीं? अब इसमें एक और, अगर हम इसका पल्स का पैटर्न देखें t=0 पे और 5 सेकेंड पे, तो ये कहां पर दिखेगी? तो t=0 पे ये कहां पे दिखेगी? नाउ फोर्थ केस एट t=0 पे एंड x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू किसके बराबर? y नॉट e की पावर 0, मतलब y नॉट आ गया, y नॉट मतलब 4 mm। एंड नाउ फिफ्थ पॉइंट एट t=5 सेकेंड पे ये कहां पे आएगी? x की वैल्यू हो जाएगी vt, स्पीड ऑफ वेव कितनी थी? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू 5 सेकेंड, 5 4 जा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पे चली जाएगी। ठीक है, एंड नाउ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब यहाँ पे y की वैल्यू t=5 सेकेंड और x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर पे। अब निकाल लें, y नॉट कितना है? 4 मिलीमीटर, e की पावर माइनस, यहाँ पे t की वैल्यू 5/1 माइनस 20 लैम्डा कितना दिया था क्वेश्चन में? लैम्डा कितना दिया था? लैम्डा दिया था 4 सेंटीमीटर। इट इज 4 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है। ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, तो ये तो डायमेंशन लेस हो गया। इट इज 4 mm e की पावर, यहाँ पे होल स्क्वायर है, 5 माइनस कितना बचेगा? 5 का होल स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, तो ये फिर से कितना आ गया? ये भी 4 मिलीमीटर बन गया। तो अगर हम रफ स्केच प्लॉट करें, यहाँ पर इधर पे x लिए अपन ने, ये y डायरेक्शन है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 और t की वैल्यू 0 पे वेव पल्स आपको कुछ ऐसी दिखेगी, और फिर ये आगे बढ़ रही कितनी स्पीड से? 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो आफ्टर 5 सेकंड में भी ये पल्स आपको इस तरह से दिखेगी। तो ये t=5 सेकंड और x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर पे फिर से ये पल्स आपको ऐसी आगे पे दिखेगी। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? हेलो।